दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 38 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। 1 ऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। दूसरा है 2 डाटा इंटरचेंज ओनली थ्रू कंप्यूटर मॉडेम्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। 3 term defined in the World Trade Organization clause of agreement on trade related aspects of intellectual property rights TRIPS। 3 स्टेटमेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के, है ना। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, है ना। 3 स्टेटमेंट है। एक तो है कि ऑथराइज डाटा ट्रांसफर करने का। दूसरा जो कहते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो डाटा जाएगा ये कंप्यूटर मॉडेम और कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट वगैरह उससे जाएगा। तीसरा जो है कि WTO का जो क्लॉज है ट्रिप्स का, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, उसमें इसका ये टर्म डिफाइन है। तो आपको करेक्ट कोड चूज करना है। किया आपने? मैं क्लिक करूं जल्दी, हरी अप। ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं। मैच द आंसर। आंसर 1, ओनली 1 ए। ऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, ऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड अलाउ नहीं, ऑथराइज्ड डाटा। दूसरा है डाटा इंटरचेंज ओनली थ्रू कंप्यूटर मॉडेम, सिर्फ कंप्यूटर मॉडेम या कंप्यूटर नेटवर्क से नहीं। तो जितने भी इंफॉर्मेशन के मोड है, ऑल इंफॉर्मेशन मोड, सभी इंफॉर्मेशन मोड, ट्रेडिशनल जो मोड थे जैसे टेलीफोनिक से लेके टेलीग्राफिक से लेके रेडियो, सब उसको वो आता है इसमें। तीसरा यह है कि भाई WTO में, एक्चुअली WTO के कोई क्लॉज में ही, कोई भी क्लॉज में, है ना, नन ऑफ द क्लॉज, कोई भी क्लॉज में इसका डेफिनेशन नहीं है। इट्स अमॉर्फस एलिमेंट। नन ऑफ द, है ना, क्लॉजेस ऑफ WTO इज डिफाइंड दिस टर्म। कहीं डिफाइन ही नहीं किया है। फिर WTO का मसला कहाँ है, देख लेते भाई, है ना। दोस्तों न्यूज में क्या है देख लेते हैं कि एट WTO इंडिया टू सीक एंड ऑफ रिलीफ ऑन ई ट्रांसमिशन। 12th मिनिस्टरल कॉन्फ्रेंस है WTO का, 12th to 15th जून इन जिनेवा। इसमें जो कस्टम ड्यूटी का मोराटोरियम है ना, कस्टम ड्यूटी पर रोक लगाई गई, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसमिशन जो है इसके ट्रेडिंग में। किसने लगाए भाई? तो बराबर है, जिसका फायदा है वही लगाएंगा भाई। तो डेवलप्ड कंट्री जो है, जहाँ पे ये सब डाटास बनते रहते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर हब है, वहां पे इन्होंने बोला है कि भाई इन ट्रेड पर, ये जो भी होता है ट्रेड, इस पर भाई कोई टैक्स, कोई ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। अब देखो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट। स्टडी क्या हुआ? अनटैक की स्टडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है 2019 की, कि कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से। इसी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज जो है दे आर लूजिंग अराउंड $10 बिलियन इन ईयर। अब खास बात देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ऑफ दीज इंडिया इज लूजिंग 497 मिलियन, दैट मीन्स $4.97 बिलियन। इतना लॉस जो है इंडिया बेयर कर रहा है। आप सोच सकते हो कि इंडिया में कितना ज्यादा डाटा इंपोर्ट होता है। अब और एक लॉजिकल, ये जो स्टडी का जो है रिवील किया एक डाटा से, कि डेवलपिंग नेशंस यदि टैरिफ रेवेन्यू लगाते हैं यानी कस्टम ड्यूटी, तो दे आर अर्निंग 40 टाइम्स मोर कंपेयर्ड विद द डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री से 40 टाइम्स, 40 टाइम्स बोला है उसने, वो कमा सकता है। अभी ये जो डेवलप कंट्री इन्होंने लगा दिया भाई 0 बाउंड ड्यूटीज, है ना। तो जो डिजिटेबल डाटा है उसका इंपोर्ट ड्यूटी न लगने की वजह से कितना लॉस हो रहा है, और इसी वजह से इंडिया चाहता है कि भाई इसका जो मोराटोरियम का जो है वो एक्सटेंशन ना रहे। सिंस 1998 से एक्सटेंशन चल रहा है। 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में
डेवलप कंट्रीज ये पूरी कोशिश करने वाले हैं कि ये एक्सटेंशन 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तक चलता रहे, बाद में सोचेंगे। तो देखो कितने चालू लोग हैं, है ना। डेवलप कंट्री, हमें लगता है डेवलप भाई दूसरों के कंधे पर पैर रख के डेवलप्ड हो रहे, ये गलत है, पैरिटी नहीं इसमें। सेकंड क्वेश्चन, अब्राहम अकॉर्ड्स 1 जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन इजराइल, यूएई एंड यूएसए फॉर नॉर्मलाइजेशन। दूसरा है नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स ऑफ इजराइल विथ यूएई एंड बहरीन, है ना। 2 स्टेटमेंट है। अब्राहम अकॉर्ड जो है ये इजराइल, यूएई और यूएसए इनके बीच में एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ था, और दूसरा है कि ये नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट है इजराइल का यूएई और बहरीन के साथ। तो 2 स्टेटमेंट्स है, देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। आप क्लिक करो, पढ़ाई करते हो यार, क्लिक करो जल्दी। यस, मैं कर रहा हूं क्लिक। ओके, मैच द आंसर, आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। यस, आपने भी बराबर क्लिक किया होगा, बोथ आर करेक्ट। क्या है भाई अब्राहम अकॉर्ड, है ना। अब्राहम अकॉर्ड क्या होता है, देखो बहुत ही मस्त टर्म। अब्राहम का मतलब क्या होता है, अब्राहम मीन्स इज अ गॉड, प्रोफेट गॉड। ओके, टू एम्फसाइज ये इंपॉर्टेंट किस चीज है, ये अब्राहम जो है ये कल्चरल लिंक देता है इन कंट्री से, कल्चरल लिंक। अब इसमें यूएसए का क्या रोल है, तो यूएसए भाई जुगाड़ जमा रहा है ना। यूएसए जो है मीडिएटर का रोल कर रहा है, ये जुगाड़ एक्चुअली इनसे रिलेटेड है इजराइल। अब ये इजराइल, यूएई, बहरीन यदि देखा जाए तो हमें क्या दिखता है कि ये एक कल्चरल, रिलीजियस कल्चरल लिंक, रिलीजियस कल्चरल, ध्यान में आएगा दोस्तों, रिलीजियस कल्चरल लिंक बनाना चाहते हैं और इसी वजह से टाइटल दिया है, बराबर है। अब्राहम, गॉड ऑफ अब्राहम जो है उससे लिंक करते। एक जो जुडाइज्म और इस्लाम, इसमें एक कॉमन लिंक है ना। जुडाइज्म जो है, जुडाइज्म आप ले लो, है ना, जुडाइज्म आप ले लो और इस्लाम, इसमें एक कॉमन लिंक यदि देखे तो अब्राहम जो है ये है ना। बड़ा मस्त फिलोसॉफिकल एलिमेंट है, इसकी लिंक लेके बना है, ठीक है। अब भाई ये जो है इजराइल, यूएई, बहरीन देख लेते हैं, एक थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मैप। ये देखो पिटुकला इजराइल, ये यहाँ पे भाई, है ना। अब इसका गाजा यानी पैलेस्टाइन के साथ जम से चल रहा है। अब इजराइल चाहता है कि पूरा ये एरिया है ये पीसफुल लेवल पर होके उसका ट्रेडिंग में यानी बेनिफिट, देखो कल्चरल लिंक और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट। इसके लिए जो है पहले से कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है ये, तो कॉन्फ्लिक्टिंग जोन को पीसफुल जोन बनाने के लिए इजराइल ने यूएई और यूएसए के साथ टाइप करके, यूएई जो है ये देखो यहाँ पे यूएई के साथ 13 अगस्त, ये देखो यहाँ पे 13 अगस्त 2020 को ये एक पैक कर दिया था। इसके पहले सबसे पहले जो है इजराइल का, सबसे पहले इजराइल का पैक हो गया था इजिप्ट के साथ 1979 में, ठीक है। उसके बाद जॉर्डन जो है, उसके बाद जो है जॉर्डन के साथ हुआ था 1994 में, ये लग के है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है बहरीन जो है, बहरीन के साथ भी इसका करार हो गया था, ये देखो बहरीन है, बहरीन के साथ भी इसका करार हो गया था, है ना। तो ये जो है नेटवर्क बनाना चाहता है इजराइल, इसी वजह से ये स्टेटमेंट आया। देखो न्यूज क्या है, न्यूज यह है इजराइल यूएई साइन अ फ्री ट्रेड डील फर्स्ट विद द अरब नेशन। ये अब्राहम अकॉर्ड्स हो जाने के बाद एक पीसफुल मिल्यू तैयार हो गया। पीसफुल मिल्यू तैयार होने के बाद पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इजराइल ने यूएई के साथ जो है उनके साथ पैक कर दिया। एक्सपेक्टेड है कि बायलैटरल ट्रेड जो है ये 2 बिलियन 2022 में और 5 बिलियन 2023 में होने वाला है। अब दुबई देखा जाए, दुबई में अभी लिबरलाइजेशन का फेज चल रहा है, वो चाहता है कि भाई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट में दुबई ये हब बने, है ना। तो इजराइल कंपनी भी यहाँ पे देख रही है, दुबई में अपना प्रोस्पेक्टस देख रही है, जो चाहते हैं कि साउथ एशिया और मिडल ईस्ट यहाँ पे कनेक्टिविटी करने के लिए। तो इसी वजह से ये जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया।
Then the third question, which of the following is or are political features of Australia? ऑस्ट्रेलिया के political features कौन से हैं? 1 यूनिटरी एकल राज्य पद्धति, 2 फेडरल है संघराज्य पद्धति, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी जो संविधानिक जो है मोनार्की वो है यानी घरानेशाही राजेशाही, और 4th है एब्सोल्यूट मोनार्की। तो 4 दिए हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे तो इतना सिंपल सा है, तो एक ये होगा, एक तो यूनिटरी होगा तो फेडरल नहीं होगा, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होंगी तो एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होंगी। तो हमें अल्टीमेटली तो ऑब्वियसली आपको कोड भी वैसे दिया है ना, तो देख लेते, क्लिक कर लो आप एक लॉजिक भी लगा के। ओके, खैर आप पढ़ते हो यार, आप पढ़ंतु लोग हो, लॉजिक क्या लगाओगे, मारो क्लिक। यस मैं कर रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं, आप भी क्लिक करो। आंसर इज बी, 2 and 3, 2 and 3। So Australia is a federal country with a constitutional monarchy, है ना, constitutional monarchy। actually it's a federal parliamentary form of government है ना, parliamentary form of government है। so here the federal parliamentary constitutional monarchy। यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और डेमोक्रेटिक कैसी है भाई, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लिबरल डेमोक्रेटिक। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मोनार्की कैसे है भाई, यूके से लिंक है कॉमनवेल्थ की, कॉमनवेल्थ की लिंक होने की वजह से एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ II इज अ क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना, क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये जो है ये एब्सोल्यूट मोनार्की में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल। दैट मीन्स क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज अ सिंबॉलिक, ये जो है सिंबॉलिक लेवल पर है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड है। ठीक है, अब ये एलिजाबेथ क्या करती है कि क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया करके ये गवर्नर जनरल जो है फेडरल लेवल पर, और गवर्नर्स जो है ना, वो स्टेट लेवल पर डेप्यूट करती है। यहाँ पे खास बात देखिए, और एक खास बात ऑस्ट्रेलिया में है देखने लायक है कि यहाँ की वोटिंग सिस्टम है ये 2 प्रकार की है। यहाँ पे बायकैमरल सिस्टम है, बायकैमरल सिस्टम है एट द फेडरल लेवल, दैट मीन्स एट द यूनियन लेवल। फेडरल लेवल पर बायकैमरल है, यानी लोअर हाउस एक है जो पीपल्स हाउस है, लोअर हाउस, और दूसरा है अपर हाउस को यहाँ कहते हैं सीनेट। अब लोअर हाउस का जो इलेक्शन है वो प्रेफरेंशियल, किस पर, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम पर चलता है, और सीनेट का जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर चलता है ना। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। यहाँ पे कंपलसरी वोटिंग है और वोटिंग एज जो है वो 18 ईयर्स है। ठीक है भाई, न्यूज में क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी एलिजाबेथ यानी क्वीन ऑफ यूके यदि देखा जाए तो क्वीन ऑफ यूके जो है वो अपना जो है 70 ईयर्स मना रही है, और बिल्कुल इसी वक्त एक स्टेटमेंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया द सेंटर लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीज जो है उन्होंने एक 31 मई 2022 को एक असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर रिपब्लिक ये एक अपॉइंटमेंट कर दी। ऑब्वियसली जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और यहाँ पे वर्ड आया है रिपब्लिक। जब रिपब्लिक वर्ड आया, रिपब्लिक इज अगेंस्ट द मोनार्की, रिपब्लिक मीन्स हियर द रूलर इज ऑफ अ पब्लिक, है ना, घरानेशाही नहीं रहती भाई। यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है इज इलेक्टेड, हेड ऑफ द स्टेट है इलेक्टेड, और मोनार्की में इट्स नॉट बीइंग हेरिडिटरी। ओके, अब ये जो है ऑस्ट्रेलिया की जो है ऑस्ट्रेलियन रिपब्लिक मूवमेंट, इन्होंने काफी सहारा है, बहुत ही अच्छा काम किया करके उसको बहुत सारे तारीफ किया। अब इसके पहले भी ये हुआ था कि 1999 में एक रेफरेंडम हुआ था रिपब्लिक बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, और क्वीन का जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो टैग है, जो बॉन्डेज है, वो बॉन्डेज हटाने के लिए, है ना। तो ये जो है ये हो नहीं पाया क्योंकि वहां पे मसला ये था कि वो कहते थे कि जैसे प्रेसिडेंट जो है भाई यहाँ पे रहेगा, रिपब्लिक हेड
इट विल बी इलेक्टेड नॉट बाय द पीपल डायरेक्टली, लोगों से जो है लोग यहाँ पे चुन के नहीं देंगे, तो ये जो है पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के देंगे। जैसे इंडिया में है, इंडिया में हमारे जो राष्ट्रपति है उनका इलेक्शन जो है एमपी और एमएलए इनका कॉलेजिएट बॉडी से होता है, तो इस टाइप का होना चाहिए ऐसा उनका कहना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रेफरेंडम में ये जो है एजेंडा जो है ये खत्म हो गया, ये एक्सेप्ट नहीं किया पब्लिक ने। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. The valuation of unicorns is expressly linked to its current financial performance. 2. Decacorns are startups with valuation more than $1 billion. Which of the above statements is or are correct? दो स्टेटमेंट्स है कि यूनिकॉर्न जो होता है स्टार्टअप्स, उसका वैल्यूएशन जो है ये पूरा का पूरा जो है दारोमदार इसकी ये करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर अटैच होता है, उससे लिंक्ड होता है, यानी उसके आधार पर जो है वैल्यूएशन किया जाता है यूनिकॉर्न्स का। और दूसरा है डिकाकॉर्न्स जो होते हैं ऐसे स्टार्टअप्स है जिनका वैल्यूएशन ये $1 बिलियन से ज्यादा होता है, मोर देन $1 बिलियन। ओके, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स है। क्लिक किया आपने, करो क्लिक जल्दी, मैं कर रहा हूं। ओके, जस्ट सी द आंसर, मैच योर क्लिक। आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। तो भाई यूनिकॉर्न का वैल्यूएशन कैसे होता है? एज इट्स नॉट एक्सप्रेसली लिंक विद द करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से नहीं होता, तो किससे होता है भाई? एक्चुअली यूनिकॉर्न ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स रिलेटेड विद द वेंचर कैपिटल। ध्यान में रखो, वेंचर कैपिटल होता है, एक बंदा, यंग बंदा अपनी शक्ल लड़ाता है, आइडिया लड़ाता है, कुछ तो भी नया कॉन्सेप्ट लेके आता है और वेंचर कैपिटल उस पर पैसा लगाता है ना, इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते, तो उनके एंगल से वैल्यूएशन होना चाहिए, बराबर है। तो ऑब्वियसली यूनिकॉर्न के ग्रोथ पोटेंशियल किस ढंग से है उसका अंदाज जो है ये वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स लगाते हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से उसका वैल्यूएशन होता है। ठीक है, बहुत सारे फंडिंग राउंड्स होते हैं, उसके आधार पर होता है। दूसरा ये एक है कि यूनिकॉर्न जो होता है, यूनिकॉर्न्स वो ऐसी फॉर्म होती है, ऐसा स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन, यानी वैल्यू पूछा तो उसकी वैल्यूएशन जो है ये $1 बिलियन होना चाहिए। किसका? यूनिकॉर्न्स का। फिर डिकाकॉर्न्स का क्या है? तो डिकाकॉर्न्स का 1 बिलियन नहीं है, तो डिकाकॉर्न्स का होता है 10 बिलियन से ज्यादा। इट्स मोर देन 10 बिलियन, नॉट 1 बिलियन। 1 बिलियन वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, तो वो है यूनिकॉर्न। ओके, देख लेते न्यूज में क्या है दोस्तों। न्यूज में इसलिए कि व्हाट आर द यूनिकॉर्न स्टार्टअप हुज ग्रोथ प्राइम मिनिस्टर हैज हाईलाइटेड। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 31 मई 2022 को ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया की, उसकी काफी जम से तारीफ की है, तारीफ लायक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा है कि भाई अभी 100 यूनिकॉर्न्स हो गए जिनका वैल्यूएशन देखा जाए तो मोर देन $300 बिलियन है। जबरदस्त, आप देख सकते हो, यानी एक यूनिकॉर्न कम से कम $3 बिलियन का, यानी 1 बिलियन का क्रॉस कर लिया है यूनिकॉर्न ने। अब इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया करके ये है, इन्वेस्ट इंडिया जो गवर्नमेंट का नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेट एजेंसी है, वो क्या कहती है, उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया कि कंट्री का स्टार्टअप इकोसिस्टम देखा जाए तो इट्स अ 9 टाइम इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स काफी बढ़ गए, 7 टाइम्स इंक्रीज इन द टोटल फंडिंग ऑफ द स्टार्टअप। यानी हमारे इंडिया में नई आइडियाज जो है और रिस्क लेने, दोनों का कॉम्बिनेशन, इन्वेस्टर रिस्क लेने को पूरे तैयार है और नया माइंडसेट जो है, नया आइडियाज है, नई क्रिएटिविटी है, यंगस्टर्स का जो दिमाग है, इसका कॉम्बिनेशन जबरदस्त बैठा है दोस्तों। ये प्रूव करता है इतने बड़े पैमाने पर यूनिकॉर्न्स होने का। और कौन से समय है कि जहां पे पैंडेमिक है वहां पे भी यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही अप्रेस करने वाली बात है।
सो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम द एज ऑफ यूनिकॉर्न्स टू द एज ऑफ डिकाकॉर्न्स। सारी दुनिया डिकाकॉर्न्स की तरफ जा रही। अभी तो हम बिलियन जो सुनते थे 1 बिलियन, ये तो कुछ नहीं रहा, अभी हो गया उससे ज्यादा, यानी 10 बिलियंस की बात हम कर रहे हैं। दुनिया में मई 2022 तक जो है 47 कंपनीज थी जो डिकाकॉर्न स्टेटस ले चुकी थी। और खास बात है कि इंडिया की 4 स्टार्टअप जो है इसमें आती है, उसमें फ्लिपकार्ट रिटेल शॉप वाला, दूसरा बायजूस एजुकेशन, नायका यानी जो लग्जरी आइटम्स रहते हैं अपने जो वुमेन्स के है वो, और स्विगी यानी फूड। देखो एरियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब यूनिकॉर्न ये कॉन्सेप्ट किसने लाया, तो ऑब्वियसली इट्स वाज कॉइन्ड बाय द अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली मैडम जो है 2013, वेरी पावरफुल लेडी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेपच्यून एंड यूरेनस प्लैनेट्स हैव अ सिमिलर, नेपच्यून और यूरेनस प्लैनेट में क्या सिमिलर है? 1 मास, दूसरा साइज, तीसरा कलर, चौथा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। कौन सा सिमिलैरिटी है? क्लिक करें, देखो ऑप्शंस पट से और क्लिक करो फास्ट, टाइम इज रनिंग आउट। चलो क्लिक करूं मैं, ओके। सो आंसर इज सी 1, 2 and 4, 1, 2 and 4. So having no relation with the color, नेपच्यून और यूरेनस का कलर में सिमिलैरिटी नहीं है, मास, साइज और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में सिमिलैरिटी है। क्या न्यूज में है देख लेते हैं दोस्तों। न्यूज में ऐसा है कि व्हाई नेपच्यून एंड यूरेनस अपीयर डिफरेंट कलर का है। खास बात है दोस्तों कि दोनों का देखा जाए तो सही में कलर सेम दिखता है, लेकिन हमें जो कलर दिख रहा है वो अलग दिख रहा है। नेपच्यून का कलर कैसा है ये देखिए, नेपच्यून रिच डीप अजूर ह्यू ऑफ ब्लू है ना, प्रूशियन ब्लू कलर वहां पे चमक रहा है। और दूसरा वही यूरेनस में देखो डिस्टिंक्टली पेल शेड ऑफ सियान, एकदम पेल शेड है ना, ये तो देखो कैसा पेल इसमें दे रहा है ना, स्काई कलर का शेड दिख रहा है। अब खास बात है कि ये क्या पता चला है कि हेज है यूरेनस के अगल बगल में जो काफी ठीक है, स्टैग्नेंट है, स्लगिश एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और इसी वजह से ये डलनेस आया है। अब एक मॉडल बनाया, सिंगल एटमॉस्फेरिक मॉडल साइंटिस्ट लोगों ने, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ प्लैनेट फ्रॉम द नासा ईएसए हबल टेलीस्कोप और जेमिनी जो टेलीस्कोप छोड़ा गया है वो, और नासा इंफ्रारेड टेलीस्कोप। इसके आधार पर उन्होंने देखा तो क्या देखा कि दोनों प्लैनेट्स पर 3 एरोसोल के लेयर्स हैं, दोनों में मीथेन आइस कंडेंसेस है जो मिडल लेयर में है, जो पुल अप करते हैं पार्टिकल्स को डीपर एटमॉस्फेयर में। अब जो है नेपच्यून की बात आती है, नेपच्यून में जो है बहुत एक्टिविटी है, टर्बुलेंस है एटमॉस्फेयर में यूरेनस से ज्यादा, तो ऑब्वियसली इसके वजह से मीथेन पार्टिकल्स जो है वो हेज लेयर के साथ काफी मिक्स हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, और उसके वजह से इसका लेयर जो है नेपच्यून का ये थोड़ा थीन है। थीन होने की वजह से इसका जो मीथेन कलर है, जो ब्लू, डार्क ब्लू, वो चमक उठता है। सो इसी वजह से दोस्तों कलर अलग दिखते हैं, एक्चुअली कलर अलग नहीं है, कलर अलग दिखते हैं। सो दोस्तों ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आए, थोड़ा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप समझने की कोशिश करो। ऑल द बेस्ट।